एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा। आप मेरे बारे में यहाँ देख सकते हैं। आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी की बेसिक्स बताऊंगी, जो अदर एग्ज़ाम के साथ साथ जो DSSB है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी PGT TGT के एग्ज़ाम्स की जो वैकेंसीज निकली है उसमें आप ये इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं DSSB के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर आपके साथ बताऊंगी क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या है। साथ में उससे रिलेटेड ही कुछ बेसिक्स भी बताऊंगी। आपकी इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है वो यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है DSSB से रिलेटेड तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। आप इस अदर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इंडियन पॉलिटी के लिए जो DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट किया है आपके लिए। ये मैंने ज्योग्राफी से और जो अदर बायोलॉजी से, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से जितनी भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए थे उसमें जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए हैं। उनमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है लोकसभा में? लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 550। पहले 552 थी, लेकिन अभी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सीट जो हो गई है वो 550 हो गई है। मतलब 2 सीट जो एंग्लो इंडियंस को दी जाती थी वो अब नहीं दी जाती। तो जो सीट्स हैं अभी वो 550 है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है। लोकसभा और राज्यसभा में यदि हम बात करते हैं क्या डिफरेंस है, उनमें पहला डिफरेंस ये है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है लोकसभा में वो 550 होती है। पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 550 है। राज्यसभा में वही मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 250। तो यदि अभी 2018 में यदि लोकसभा के लिए आया है तो राज्यसभा के लिए भी आ सकता है। कितनी होती है, 250। लेकिन जो वोटिंग होती है वो प्रेजेंट स्ट्रेंथ 545 के लिए होती है। मतलब 545 वोट के लिए लोकसभा में इलेक्शन होता है, और राज्यसभा में 245 के लिए होता है, और मैक्सिमम 250 के लिए हो सकता है। लोकसभा में जितने भी MPs होते हैं उनकी टर्म्स होती है 5 ईयर्स की। ठीक है, वो 5 ईयर्स तक रहते हैं। 5 ईयर्स के बाद वापस से लोकसभा में इलेक्शंस होते हैं। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, वहाँ पर एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्शन राज्यसभा में नहीं होते हैं। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म होता है 6 ईयर्स का। परमानेंट बॉडीज़ का मतलब पूरे के पूरे मेंबर्स एक साथ रिमूव नहीं होते हैं, उनको 1/3 मेंबर को हर 2 ईयर्स में हटाया जाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी एक साथ से रिमूव नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती है। लोकसभा में क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एक तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए और 25 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज होनी चाहिए। लेकिन राज्यसभा में इसकी बात करते हैं तो इंडियन सिटीजन तो होनी ही चाहिए, लेकिन आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। लोकसभा के हेड को बोला जाता है स्पीकर, और राज्यसभा के हेड को बोला जाता है चेयरमैन। जब भी लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग होती है तो उसको हेड स्पीकर के थ्रू किया जाता है, चेयरमैन के थ्रू नहीं किया जाता। लेकिन यदि स्पीकर नहीं है तो यदि स्पीकर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है उस दिन, तो जॉइंट सिटिंग को हेड करा जाता है डिप्यूटी स्पीकर के द्वारा। और डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो इसको हेड किया जाता है डिप्यूटी चेयरमैन के द्वारा। लेकिन कभी भी जॉइंट सिटिंग को चेयरमैन के थ्रू हेड नहीं किया जाता। और जॉइंट सिटिंग यदि आप बुला रहे हैं तो कितने मेंबर प्रेजेंट होना मस्ट है, 110 मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब 10% मेंबर आपके होने चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर को मिलाकर। ठीक है, नहीं तो ये कोरम यदि सिटिंग अरेंजमेंट इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। ऐड नहीं किया है, एक क्वेश्चन और आया था कि जॉइंट सिटिंग को हेड कौन करता है, तो जॉइंट सिटिंग को हेड कौन करता है, स्पीकर। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस पावर किसको मिली हुई है, और आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस पावर किसको मिली हुई है, ये वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि ऑर्डिनेंस पावर होती क्या है। आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस पावर किसको मिली हुई है, और आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस पावर किसको मिली हुई, ये क्वेश्चन है। लेकिन ऑर्डिनेंस पावर होता क्या है? ऑर्डिनेंस पावर का मतलब है कि
पार्लियामेंट क्या करती है, बिल पास करती है, लॉज बनाती है, ठीक है। लेकिन है ना, पार्लियामेंट का भी रिसेस होता है। जैसे कि पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, इस टाइम पर ये लॉज बनाती है। कौन कौन से होते हैं? BMW, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। इसके बीच में क्या होता है? रिसेस होता है, मतलब गैप होता है जहाँ पर पार्लियामेंट बैठती नहीं है, मतलब MPs वहाँ पर नहीं आते हैं। इस सेशन इसमें क्या होता है? ये रिसेस पीरियड होता है, ठीक है। इस वक्त कोई भी बिल पास नहीं होता और कोई भी लॉ नहीं बनते। लेकिन इन द इमरजेंसी यदि बिल पास करना होता है या कोई लॉ बनाना होता है तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर बिल पास करने के लिए, लॉ बनाने के लिए ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, ठीक है। उनकी तरफ से एक आदेश जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस पास होता है, उसके थ्रू ही क्या हो जाता है, वो जो ऑर्डिनेंस होगा वो बिल बन जाएगा या ही वो क्या, लॉ बन जाएगा उस टाइम पीरियड तक जब तक पार्लियामेंट नहीं है, ठीक। सो प्रेसिडेंट और गवर्नर बिल पास करने के लिए या लॉ बनाने के लिए ऑर्डिनेंस पावर यूज़ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन किया गया है, इसलिए इसके आर्टिकल्स भी हैं। तो आर्टिकल 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस पावर दी गई है किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। और स्टेट लेवल पर यदि कोई आपको बिल पास करना है या लॉ बनाना है तो ऑर्डिनेंस पावर दी गई है गवर्नर को, और किस में है वो? आर्टिकल 213 में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 213 में किसको दी गई है? गवर्नर को, और आर्टिकल 123 में किसको दी गई है? हमारे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम बेसिक्स देखते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर में क्या डिफरेंस है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, जबकि गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब पर्टिकुलर स्टेट का हेड कौन होगा? गवर्नर। जो सेंट्रल लेवल पर जो लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, इन पर यदि बिल पास करना होता है तो उसके बाद हमें प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होते हैं। लेकिन यदि हमें स्टेट लेवल पर कोई भी बिल पास करना है, स्टेट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस लेवल पर कोई काम करना है, और यदि कोई भी स्टेट लेवल पे कोई भी हमें बिल पास करने हैं तो उसके बाद हमें गवर्नर के साइन चाहिए होते हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर सिर्फ नाम के हेड होते हैं। इलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट सिर्फ MPs और MLA का होता है। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, और जो वोटिंग प्रोसेस होती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है। गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है, इसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट की टर्म्स जो होती है वो 5 ईयर्स की होती है, मतलब 5 साल तक प्रेसिडेंट के पोजीशन पर आप रह सकते हो। लेकिन गवर्नर के लिए भी ये कितनी होती है? 5 ईयर्स होती है। लेकिन यदि प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि उसको हटाना चाहिए तो वो 5 ईयर्स से पहले भी हटा सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट लगाया जाता है, और इम्पीचमेंट का रीज़न ये होना चाहिए कि यदि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का वायलेशन किया है तो उन पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है और उनको रिमूव किया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक किसी को भी इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव नहीं किया गया है, किसी भी प्रेसिडेंट को। गवर्नर को यदि हटाना है आपको 5 साल से पहले या 5 साल के बाद, तो उसको हटाया जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के थ्रू, क्योंकि उनको अपॉइंट भी किसके थ्रू किया जाता है? प्रेसिडेंट के थ्रू। निम्न क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है? बिल पास करना, लॉ बनाने का काम तो हमारे पार्लियामेंट करती है। प्रेसिडेंट के पास होती है वीटो पावर। यदि आपने बिल पास कर दिया है पार्लियामेंट में, उसके बाद यदि प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 प्रकार की वीटो पावर होती है: पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंडेड वीटो। उसके अलावा ऑर्डिनेंस पावर होती है, मतलब ये जब पार्लियामेंट रिसेस में होती है, पार्लियामेंट नहीं होती है और बिल नहीं बनाती है, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉ पास करते हैं। वो आर्टिकल 1, 2, 3 में है। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर भी होती है, मतलब यदि किसी को जेल हो गई है और यदि कोई पिटिशन फाइल करता है कि हमें माफ़ कर दीजिए ऐसा कुछ, तो पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। गवर्नर के पास जो पावर होती है, गवर्नर के पास भी स्टेट लेवल पर जो बिल्स बनते हैं वो उनको वीटो करने की पावर होती है। स्टेट लेवल पर ही जो लिस्ट होती है उन पर ऑर्डिनेंस पास करने की पावर होती है, वो आर्टिकल 213 में होती है।
और जो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स होते हैं उनमें जो कैदी होते हैं उनके लिए पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास होती है हमारे पास कि हु इज़ रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के थ्रू हमने देखा सिर्फ हमें प्रेसिडेंट को हम इम्पीचमेंट के थ्रू हटा सकते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि यदि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है तो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू हटा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ द पावर टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट। तो किसके पास पावर है कि इस कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट में जो मैटर नहीं है उसमें लॉ बनाने की पावर किसके पास है। तो बच्चा कौन सी लिस्ट, यूनियन लिस्ट। और इस यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने की पावर किसके पास होती है, हमारे पार्लियामेंट के पास। यहाँ आंसर आएगा हमारा पार्लियामेंट। तो एक बार हम बेसिक देखते हैं इसके। जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संसद, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, सेंट्रल लेवल पे जो होता है उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर होता है उसको स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में क्या होता है, दो हाउस होते हैं, एक तो हमने देखा लोकसभा और एक राज्यसभा, इसे लोअर हाउस और अपर हाउस भी बोलते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में भी दो हाउस होते हैं, लेकिन ये हर जगह नहीं होते, सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर दो हाउस हैं। दो हाउस के नाम हैं लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेचर काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको हिंदी में बोलते हैं विधानसभा और इसको बोलते हैं विधान परिषद। तो विधानसभा तो आपको सब स्टेट में मिल जाएगी, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद जो होगी आपको सिर्फ 6 स्टेट में भी ही मिलेगी। ये 6 स्टेट हमारे कौन कौन से हैं, यूपी में आपको मिल जाएगी, यूपी में, बिहार में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो 1 2 3 4 5 6 अभी 6 स्टेट में। JNK में थी पहले, लेकिन जब वो यूटी था, लेकिन अब उसमें इसको हटा दी गई है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया जाता है बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है वो यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉ बनाती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, वो स्टेट लिस्ट पर और कॉन्करेंट लिस्ट पर लॉ बनाती है। यूनियन लिस्ट में अभी तक हमारे 100 सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट में कितने हैं, 52, और स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स होते हैं मतलब कि आप किस किस पर आप लॉ बना सकते हो। तो यूनियन लिस्ट में आता है जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, एनर्जी हो गया, बजट हो गया, इनसे रिलेटेड जो लॉज बनाने होते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट में कौन होते हैं, एग्रीकल्चर आता है हमारा सब्जेक्ट, पुलिस आता है, सैनिटाइजेशन आता है, हेल्थ आता है। इन पर यदि आपको लॉ बनाना होता है तो कौन बनाता है, हमारे स्टेट लेजिस्लेचर। मैं ये बता चुकी हूँ, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून और विंटर। इन दोनों ही 2 सेशन के बीच में हमेशा 6 महीने का गैप होता है जिसको हम रिसेस बोलते हैं। इस रिसेस में दोनों ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर काम नहीं करती है, लेकिन जब लॉ बनाने होते हैं इन बीच में तो कौन बनाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पर और यहाँ पर गवर्नर। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। हु प्रिसाइड्स ओवर ए जॉइंट सिटिंग, कौन करता है, स्पीकर। हु इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट। हमारे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। बॉडीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को सिर्फ प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट है कैग, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। इनको क्या प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी होती हैं जिनको प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है, जैसे लोकपाल, CIC के जो मेंबर होते हैं वो, CVC के मेंबर जो होते हैं, जो भी कमीशंस होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी, उनको भी प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। हम कैग की बात करते हैं तो कैग कौन होते हैं, जैसे कि जो भी बजट पास होता है, उस बजट के बाद हमने, बजट मतलब कि हम क्या क्या खर्चा करने वाले हैं, उस खर्चे के को देखने के लिए कि हमने खर्चा सही जगह किया है या नहीं किया है, उसको देखता कौन है, हमारे इंडिया में कैग।
जैसे सीए होते हैं वो इसी तरह हमारे इंडिया के लिए क्या होता है, कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी प्रेजेंट में कैग कौन है, जीसी मुर्मू, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, इनको भी अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन क्या होता है कि जो भी एमपीज़ के लिए हमें इलेक्शन करवाने हैं, एमएलएस के भी इलेक्शन करवाने हैं, तो इलेक्शन कमीशन करवाता है। और प्रेजेंट में जो चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन है वो कौन है, सुनील अरोड़ा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। यदि इंडिया की तरफ से कोई लॉ ऑफिसर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, यदि कोई केस हो जाता है या कोई भी चीज़ होती है, तो लॉ ऑफिसर या जो वकील जिसे बोल सकते हैं वो इंडिया के लिए कौन होता है, अटॉर्नी जनरल। सेंट्रल लेवल पे होते हैं, इनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके ये सिंगल बॉडी होती है, ठीक है, एक ही मेंबर होता है, उसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। यदि स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो उनको, उस हाईएस्ट लॉ ऑफिसर को हम अटॉर्नी जनरल ना बोल के क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो इन क्वेश्चन की बात करते हैं तो कैग को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अटॉर्नी जनरल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको भी अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। फाइनेंस मिनिस्टर, तो मिनिस्टर होते हैं कौन, जो कि लोकसभा में बैठते हैं या राज्यसभा में बैठते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को भी अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। तो फाइनेंस मिनिस्टर तो क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर ही तो होगा, तो इसको भी अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ से मेरे सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे शेड्यूल्स, जिसे अनुसूची बोलते हैं। शेड्यूल्स, फर्स्ट शेड्यूल है, क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि 7th शेड्यूल क्या बोलता है, या 6th शेड्यूल क्या है, या 10th शेड्यूल क्या है। इंपॉर्टेंस बहुत सारी, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एंटी डिफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो 10th शेड्यूल की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो नंबर वाइज पूछ सकते हैं कि ये शेड्यूल किसको बताता है। तो फर्स्ट शेड्यूल बताता है यूनियन स्टेट को और यूटीज़ को। सेकंड शेड्यूल बताता है सैलरी को, मतलब जो भी कंसोलिडेटेड फंड में से सैलरी निकाली जाती है, उन मेंबर्स की सैलरी किस की सैलरी यहाँ से निकाली जाती है, उसको डिफाइन किया गया है किसमें, सेकंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल में ओथ को डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि कौन कौन से लोग हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, कैग है, इनकी ओथ को डिफाइन किया गया है किसमें, थर्ड शेड्यूल में। स्टेट वाइज जो हम राज्यसभा की सीट्स डिवाइड करते हैं उसको फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है, मतलब कि कौन से स्टेट को राज्यसभा में कितनी सीट मिलने वाली है उसको फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है कि कौन से राज्य को कितनी सीट्स मिलेगी। शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस होते हैं उसको 5th शेड्यूल में बताया गया है, लेकिन जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो प्रोविजंस हैं उसको 6th शेड्यूल में बताया गया है। इनके प्रोविजन 6th शेड्यूल में नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के शेड्यूल जो प्रोविजंस हैं वो 6th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में क्या है, लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 61 है और कॉन्करेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। 9th शेड्यूल पहले नहीं था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 ही शेड्यूल थे, ठीक है। हमारे जब 26 जैन को जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे 8 ही शेड्यूल थे, लेकिन जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तब 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। इसमें क्या था कि यदि कोई भी बिल को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, ये था, लेकिन अब इसमें ये चीज़ भी हटा दी गई है। 10th शेड्यूल में जो बात की जाती है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ की, मतलब कोई भी पार्टी जिस नाम से जीती है, जिस पार्टी की मेंबर है, जो भी मेंबर जिस पार्टी का है वो उसी पार्टी में रहेगा 5 साल तक तो एटलीस्ट, ठीक है। एंटी डिफेक्शन के थ्रू ये बोला गया है कि यदि कोई मेंबर अपनी पार्टी चेंज करता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लगाया जाएगा। इस चीज़ को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू।
11th शेड्यूल को ऐड किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जिसमें 25 सब्जेक्ट्स हैं। और इसमें क्या बोला जाता है, पंचायती राज के बारे में, मतलब लोकल लेवल पर भी एक गवर्नमेंट होगी, इसके बारे में बात की जाती है। 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात की जाती है और इसको ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसमें 18 सब्जेक्ट है, ये भी लोकल लेवल पर बात की जाती है। बात करते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, इनसे रिलेटेड डीपली क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये पूछ सकते हैं फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में है, तो ये पार्ट 3 में है। कितने फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, तो 14 to 18 में राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है। राइट टू फ्रीडम है 19 to 22 में तक। इसमें 21 इंपॉर्टेंट होता है। 21 बोलता है राइट टू लाइफ, इसमें अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। इसे राइट टू लाइफ यदि पूछा जाता है तो आर्टिकल 21 है। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है, बच्चों को काम करवाया जाता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में, उससे रिलेटेड जो भी राइट्स आते हैं वो आते हैं 23 और 24 आर्टिकल्स में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 आर्टिकल। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ 32 में आता है, ठीक है। यदि आपका किसी का भी राइट वायलेट होता है और उसको राइट लेना होता है तो उसके पास जाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन 32 हेल्प करता है, ठीक है। इसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट के लिए आप जा सकते हो। जैसे सबरीमाला केस हुआ था या ट्रिपल तलाक केस होते हैं। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, डीपीएसपी है पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे पार्ट 4A में, ठीक है। डीपीएसपी के लिए जो आर्टिकल यूज़ होता है वो 36 to 51 और फंडामेंटल ड्यूटी के लिए जो आर्टिकल होता है वो 51A। डीपीएसपी क्या होती है, फंडामेंटल ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की। यदि गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो उसको डीपीएसपी को फॉलो करना होता है, ठीक है। डीपीएसपी में जितने भी लॉज वो लिखे गए हैं आर्टिकल्स, उसको फॉलो करते हुए ही उनको गवर्नमेंट को लॉ बनाने होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट की फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। लेकिन ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है ये सिटीजन की होती है, लेकिन ये सिटीजन में बाइंडिंग नहीं होती है। इसके लिए आप कहीं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि आपने फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं की तो आप सुप्रीम कोर्ट में चला गया, नहीं। फंडामेंटल राइट यदि आपकी वॉयलेट होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी के लिए आप नहीं जा सकते हो। तो मेरी इंडियन पॉलिटी यहाँ पर ख़त्म होती है। यदि इससे ज़्यादा तो कोई क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। यदि आपको हिस्ट्री से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। जितने मेरे कमेंट आएंगे मैं उस तभी वीडियोस बनाऊंगी, नहीं तो मैं नेट से रिलेटेड जो वीडियोस बनाती हूँ आप वो देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच।